अगला है द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। पहले तो ये बताओ यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी बॉडी है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको तुम कितना भी स्ट्रेस लगाओ, जितना भी फोर्स लगाओ, उसको तुम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो उसका यंग मॉडुलस जो होगा वो उस पे जो स्ट्रेन लगेगा वो उस पे स्ट्रेन आएगा ही नहीं। स्ट्रेन नहीं आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस ही नहीं हो सकती। अगर स्ट्रेन हमारा जीरो हो गया तो ये पता है ना, किसी भी चीज को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो ये चीज समझो, कोई बहुत सॉफ्ट बॉडी है, उसका ये यंग, उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। स्ट्रेन ज्यादा होगा तो यंग मॉडुलस बहुत कम होगा, क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इसको चलो मैं तुम्हें एक बार पेज पे अच्छे से समझाता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले मैंने तुमको बताया कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब मुझे बताओ, इसने बोला है परफेक्टली रिजिड बॉडी, पहला केस ये हो गया परफेक्टली रिजिड बॉडी। इसका, इसमें एक चीज याद रखो, परफेक्टली रिजिड बॉडी जो है जिसको तुम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कितना भी फोर्स लगा रहे हो वो कंप्रेस नहीं हो रही है, तो मतलब उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा स्ट्रेन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और किसी भी वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो यंग मॉडुलस क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन में, यंग मॉडुलस क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा जीरो हो गया तो यंग मॉडुलस कितना आ गया, इन्फिनाइट आ गया। इसमें क्वेश्चन में बस तुमसे इतना ही पूछा है। मैं तुम्हें एक और से बता देता हूं, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होगी, हमने कोई सॉफ्ट बॉडी ले ली जिसको हमने कंप्रेस करा, उसमें अच्छा खासा स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन की वैल्यू बहुत हाई आ गई, हाई वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमारा ये देखो फॉर्मूला क्या था, यंग मॉडुलस जो था वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था। अब किसी भी चीज को अगर बड़ी वैल्यू से, बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो यंग मॉडुलस जो होगा वो हमारा बहुत कम आएगा। तो याद रखना, पेपर में दो तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी, रिजिड बॉडी को कंप्रेस करते हैं और सॉफ्ट बॉडी को कंप्रेस करते हैं तो किसका यंग मॉडुलस ज्यादा आएगा, तो यंग मॉडुलस किसका ज्यादा आएगा, मतलब ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसको कितना कंप्रेस कर सकते, कितना स्ट्रेन आएगा उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। यंग मॉडुलस उसका कम हो जाएगा जो सॉफ्ट बॉडी होगी, और जो रिजिड बॉडी होगी उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, इससे ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा परफेक्ट बॉडी कोई नहीं होगी, ये सबसे परफेक्टली रिजिड बॉडी है। इसमें तुम कितना भी प्रेशर लगाओगे ये कंप्रेस नहीं करेगी, इसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि इसका स्ट्रेन जीरो है और किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे जो आंसर आता है इन्फिनाइट आता है। अब ये क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound around the rim of flywheel of mass 15 kg and radius 10 सेंटीमीटर। पहले तो जो भी रेडियस में सेंटीमीटर में लिखा करे ना उसको तुरंत ही बदल लिया करो, बोल दिया करो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, 0.1 मीटर, ठीक है। A steady force 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड। हम एक चीज घुमा रहे हैं रिम पे और हमारा कौन सा बोला गया, कौन सी बॉडी है, द फ्लाई व्हील इज, व्हील है ना एक तरह से, ठीक है, is mounted on the horizontal axle which friction leg bearing। जो हमें angular acceleration बताना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, फिर उसके बाद तुम इसको क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक फॉर्मूला है इसका, अब वो बाकी चीज तुम्हें अभी खुद निकालनी है, फिर मैं बताऊंगा। टॉर्क इज इक्वल टू
टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क हमारा टॉर्क है, और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इस फॉर्मूले को लगाओ और देखो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच हमें किस तरह करना है। तुम्हें 5-10 सेकंड दे रहा हूं, तुम खुद करके देखो एक बार। चलो करके देखा, करके देखा। चलो मैं तुम्हें अब ये बताता हूं कि टॉर्क कैसे निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में भी देखो तुम्हारे 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टॉर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है? टॉर्क निकालना है हम लोगों को। F इंटू आर से निकाल सकते हो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? किसी भी चीज में हम फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स, जहां से फोर्स लगा रहे हो, जहां से टॉर्क लग रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, तो वो घूम रही है, और जो हम वहां से जो हम रोप ले रहे हैं, से घुमा रहे हैं, कितनी लेंथ है वो हो जाएगी। तो एफ हमें दे रखा है मेरे ख्याल से। एफ हमें कितना दिया हुआ है? एफ हमें दिया हुआ 15 न्यूटन, और रेडियस हमें दिया हुआ 0.1, और हमें जो ये दे रखा है, मास दे रखा है, वो हमें दे रखा है 15 ग्राम। वो 15 ग्राम कितना दिया हुआ है? एक सेकंड रुकना। हमें मास दे रखा है 15 ग्राम, और फोर्स भी दे रखा है 15। तो हमारा फोर्स कितना हो गया? 15 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है हमें? 15 न्यूटन। रेडियस कितनी दिया हुआ है हमें? 0.1 मीटर। और हमारा मास जो है हमारे पास वो 15 ग्राम, 15 किलोग्राम। किलोग्राम। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमने फोर्स हमें 15 दिया हुआ है, आर हमें पता है 0.1 है, तो हमारा कितना गया? 1.5 आ गया टॉर्क, न्यूटन मीटर। ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमने फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हमें आई निकालना है, नहीं हमें अल्फा निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन में आई। ठीक है बच्चा, आई कितना? अब हमें यहां पे समझना पड़ेगा, जब भी हमें क्वेश्चन में फ्लाईव्हील दिया होगा तो हम उसको एज ए सॉलिड डिस्क मान के चलेंगे, रिंग मान के नहीं चलेंगे, सॉलिड डिस्क मान के चलेंगे। पूछो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम टेंजेंशियली लगा रहे हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा। और सॉलिड डिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो mr²/2 होता है। अगर तुम रिंग का लगा दोगे, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। समझ रहे हो बच्चों? देखो तो ध्यान दो, सो मत जाना। दो फॉर्मूले बताए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²/2 किसके लिए? सॉलिड डिस्क के लिए। ये किसके लिए फॉर्मूला? सॉलिड डिस्क के लिए। और ये किसके लिए बताया तुम्हें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग के लिए। ये फॉर्मूला इन मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे इन दो फॉर्मूलों पे आएंगे, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएंगे मोस्टली जगह यही रिपीट होगा। और कहीं पे भी अगर तुम्हें सेंटर से पूछ लो तो mr² ऐड कर देना, क्योंकि रेडियस r हुई है, तो ये तुम्हें आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा, किसी क्वेश्चन में आएगा तो। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी से आएंगे, हो तो सेंटर से पूछ लेगा तो डिस्टेंस जितना होता है वो r होता है हमारा, तो mr² हम टेंजेंशियली वाले में ऐड कर देते हैं, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है उसके बेसिस पे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में m भी पता है, r भी पता है। m कितना है हमारे पास? 15 किलोग्राम। r कितना है? 0.1 इंटू 0.1 अपॉन में 2, तो ये 7.5 अपॉन में 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो दोनों, तो क्या हो जाएगा? 0.075 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लगा के कर दो। अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया? टॉर्क अपॉन में आई। टॉर्क कितना है हमारा? 1.5। ये कितना है हमारा?
075। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इससे आंसर आ जाएगा। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो फिर से क्वेश्चन बोलता हूं। एक हमारे पास नेग्लिजिबल मास है इज वोन्ड अराउंड द रिम ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास 15, रेडियस 10 सेंटीमीटर, स्टेडी फोर्स अप्लाइड on the cord, the flywheel is mounted on the horizontal axle with frictionless bearing, the angular acceleration of the wheel is, angular acceleration बोला है हमारे व्हील का कितना होगा। angular acceleration के फॉर्मूला याद रखो, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन किसका निकालना है, फ्लाई व्हील का क्या है, तो मैंने क्या बताया, सॉलिड डिस्क लेंगे, mr²/2 लेंगे। mr²/2 से तुम्हारा क्या आएगा, क्या आएगा तुम्हारा बताओ, तुम्हारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और mr²/2 से, और टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क कैसे निकालोगे, F इंटू आर। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आ जाएगा उससे तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन को हमने इसी तरह से, ये देखो टॉर्क निकाल दिया हम लोगों ने। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा 0.75, ऊपर 100 है, इसका आंसर 2 रेडियन पर सेकंड करके आंसर आएगा। ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स आर गिवन एच पी बराबर 3i-4j, q बराबर 6i-8j, और r जो है हमारा 3/4i-j कैप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें ये बताना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक तो नाम ये लिया हुआ है, इक्वल वेक्टर का नाम लिया हुआ है, दूसरा नाम लिया हुआ है पैरेलल वेक्टर का। तुम्हें ये पता होना चाहिए इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है। देखो दोनों वेक्टर जो होते हैं, जिसमें हमें जितने वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर में हमारी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक वेक्टर इस साइड, दूसरा वेक्टर भी इस साइड, भले मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। तीसरा वेक्टर भी इस साइड, चौथा वेक्टर भी इस साइड है, तो दूसरा वेक्टर भी इस साइड, तीसरा वेक्टर भी इस साइड, तो जितने भी होने चाहिए, ये देखो ये 1 2 और ये है तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। लेकिन अगर इक्वल वेक्टर की बात करें, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। दिस इज डिफरेंस बिटवीन। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अगर स्केलर प्रोडक्ट हो जाए हमारे अदर वेक्टर का, तो पैरेलल वेक्टर पे काउंट होगा। तो जैसे तीनों वेक्टर देखो यहाँ पे, ये p तुम्हें 3i-4j दे रखा है। अगर q वेक्टर को लें तो ये क्या दिया हुआ है हमें, 6i कैप माइनस 8j कैप। अब मुझे बताओ, अगर इससे मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ गया, 3i कैप माइनस 4j कैप। अब मुझे बताओ p और q पैरेलल हो गए, क्योंकि यहां पे जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर प्रोडक्ट आ गया वो उस वाले p वेक्टर का। तो क्या लिख सकते हैं, q इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर। ठीक है, अब हमें r वेक्टर से बात करनी है। r वेक्टर जो दे रखा है 3/4 i कैप माइनस j कैप। अब एक काम करो, इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज समझाता हूं कि इससे कैसे कॉमन लोगे और ये कैसे उसके बराबर है। देखो p वेक्टर क्या है हमारा, 3i कैप माइनस 4j कैप। अब r वेक्टर जो दे रखा है, हमें दे रखा है 3/4 i कैप माइनस j कैप, यही दे रखा है हमें 3/4 i कैप माइनस j कैप। अब मुझे बच्चा बताओ, अगर मैं इससे 1/4 कॉमन ले लूं, 1/4 कॉमन ले लूं, तो अंदर यहां से 1/4 चला गया, 3i कैप आया। अब बोलोगे सर j कैप में से कैसे लूंगा 1/4 कॉमन, इसमें तो 4 है ही नहीं। तो देखो j कैप से ऐसे लोगे 1/4 कॉमन, इंटू 1 है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कट जाएगा ये तो हमारा। तो जिससे मल्टीप्लाई करा उससे हमने, जिससे मल्टीप्लाई करा हमने उसी से डिवाइड कर दिया। तो जैसे j कैप है हमारा, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करा और 4 से डिवाइड करा। अब इससे अगर 1/4 कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 4j कैप बचेगा।
तो हमने इससे 1/4 कॉमन ले लिया, तो हमारा कितना आ गया 4j कैप। फिर से समझा रहा हूं, तो मैं आर वेक्टर दे रखा था 3/4 i कैप माइनस j कैप। अब ठीक है, अब तुमने 1/4 कॉमन ले लिया, तो 3i कैप, अब 4j को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया तो 4j कैप बचा। तो अब क्या बोलेंगे, जो हमारा p वेक्टर, जो ये r वेक्टर है, वो हमारा 1/4 p वेक्टर के मल्टीप्लाई में हो गया, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया इस वेक्टर का। तो अब मैंने एक चीज बताई थी, जो तीनों वेक्टर होने चाहिए, अगर पैरेलल वेक्टर है तो स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, तो और वो सारे, और उनका जो वो होना चाहिए आपस स्केलर प्रोडक्ट होके इक्वल होने चाहिए। ये सारे p के बराबर है, स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों वेक्टर पैरेलल है। ये तीनों वेक्टर इक्वल क्यों नहीं है, इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होकर इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। डिफरेंस यही होता है पैरेलल वेक्टर में, इक्वल वेक्टर में। पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, एक डायरेक्शन इस साइड है, इस साइड ही होगी। अगर अपोजिट कर देंगे तो एंटी पैरेलल बन जाएगा। लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा P Q R आर पैरेलल वेक्टर। क्या आंसर आया, P Q R आर पैरेलल वेक्टर। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में, वेक्टर से क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन, अब ये 29 क्वेश्चन है कि फोर्स दे रखा है हमें 2 + xn, हमें डायरेक्शन दे रखी है x डायरेक्शन में। द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x बराबर 1 सेंटीमीटर, x बराबर 2 सेंटीमीटर। बेटा ये चीज देखो, अगर तुम्हें सिंगल वैल्यू दी हुई हो, डायरेक्शन ना बोली गई हो, सीधा ये बोला हो एक इंसान चल रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, इतना उसने वर्क डन करा, इतना दूर चला हो, तो तुम नॉर्मल वैल्यू डाल दोगे। लेकिन जब भी वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, डायरेक्शन दी होती है कि 1 से 2 मीटर चला, और उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें एवरेज दिया हुआ है, क्योंकि उस केस में हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। उस केस में हमें कंफर्म वैल्यू दी गई है, उसने ये नहीं बताया कि इतनी दूर चला, कहां पे रुका, हमें नहीं पता कहां रुका, कहां से वापस आ गया, कहां पे क्या करा उसने, कितना आराम करा, क्या करा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन आता है, हमें फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स हमें दिया हुआ है 2 + x न्यूटन। x की रेंज दी हुई है हमें, 1 से 2 दी हुई है x की रेंज, 1 मीटर से x तो दिया हुआ है 1 मीटर टू 2 मीटर दिया हुआ है। अब बच्चों देखो, हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन df/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो 2 + x बाय dx। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में x आएगा। x का डिफरेंस, और इंटीग्रेशन करा तुमने ये, तो हमारा कितना आया, x आया। डिफरेंशिएशन करते x का तो हमारा क्या आता, 1 आता। अब बात करते हैं, जैसे हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात करी, अब हमें जैसे x का इंटीग्रेशन करने को बोलेगा, तो उसका रूल समझो। अभी पावर कितनी है x की, या कुछ नहीं दी, तो 1 पावर है, तुम एक पावर 1 में ऐड, 1 प्लस होता है पावर में, और वो पावर जितनी ऐड होके आएगी वो नीचे आ जाएगी, जैसे 2। तो x का कैसे होगा, x²/2, अगर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन समझ में आया, फॉर्मूला होता है, अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 होगा, और नीचे क्या आएगा, n+1 आएगा। इतना बात समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब लगाते हैं यहां पे, ये कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 2, तो हम 2 का करेंगे तो 2x आएगा, क्योंकि हमने क्या बताया, साथ में 1 जो है उसका क्या इंटीग्रेशन करते तो x आता है, और इसका करेंगे x का, तो पावर एक ऐड हो जाएगी ऊपर, x²/2 आएगा। अब बच्चों ये देखो, हमें 1 से लेके 2, मतलब 1 से लेके 2 तक में बोला है कि इतनी रेंज में, इतनी रेंज दी हुई है हमें।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/1। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, ये माइनस 1 डालेंगे तो 2 और 1 डालेंगे 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2 1/2, 1/2। तो ये कितना हो गया 6 माइनस 2.5, तो ये कितना आ गया 3.5। आंसर देखते हैं, आंसर 3.5 है, आंसर आ रहा है 2.5। तो यहां पे हमने कहा गलती करी, हमने करा इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन, यहां पे 2x आया और 2 टू द 4 5 6, हाँ ये तो हो गया। अब इसका 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर में कुछ गलती करी हुई है क्या इन लोगों ने? एक सेकंड रुको बच्चों, इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि इसमें हमने कहीं गलती तो करी नहीं है। ये देखो 6 द वर्क डन विद द फोर्स फ्रॉम 1 to 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर देखो, ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा, 2x करा प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 करा, तो हमने 2 की वैल्यू डाली 2 प्लस 2 4 और एक्स स्क्वायर 2 टू द 4/2, तो 2 एक्स प्लस 4 2 और यहाँ पे 1 की वैल्यू डाली और 6 में से 2.5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। हाँ यहाँ पे 1 2 प्लस 1/2, तो 2 4 प्लस 1 5/2 और 2.5, हाँ 2.5 तो 3.5 आंसर आएगा। आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, उसका आंसर होगा 2.5 3.5। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसमें क्या करना है, फोर्स जो रखा है 2 प्लस एक्स दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा 1 मीटर से 2 मीटर से, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि 6 माइनस 2.5 कितना हो गया 3.5। तो आंसर सिंपल सा वही आ जाएगा, और क्या आएगा। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, इफ द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। पिछले क्लास में 7 फंडामेंटल यूनिट बताई थी मैंने तुम लोगों को कि 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी तुम्हें बताई थी मैंने, तुमने याद करी, घर जाके पढ़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एफवीटी अगर हमारा फोर्स वेलोसिटी टाइम हमारा फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है, तो हमारा डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की तरीका देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को यही नहीं पता लगता अप्रोच कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ फोर्स वेलोसिटी और टाइम, और हमें निकालना है मास की, हमें निकालनी है मास की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये फोर्स हो गया हमारा। अब हमें मास की निकालनी है, तो एफ वी नीचे चला जाएगा, वी और ऊपर टी, ये हो गया मास की। अब इसको क्या करोगे, v को ऊपर लिया तो f की पावर कितनी है 1, v की पावर कितनी हो जाएगी -1 और t की पावर कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया मास। अब क्वेश्चन में देखो इसका आंसर क्या हो गया, एफ वी टी की पावर -1। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक दो फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे कि हमें फॉर्मूला क्या होता है। कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं,
अगर हमें वेलोसिटी के मास का फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स और मास के बीच में एक्सेलरेशन कौन सा ऐसा रिलेशनशिप होगा जिससे कि हम इन तीनों के बीच रिलेशन निकाल पाए। अब फोर्स और मास का तुम्हें रिलेशन पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम करा, मास की वैल्यू डाली F1। अब v कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, तो F1 v माइनस 1 T1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो बच्चों ये देखो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं। एक बार मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि चैप्टर कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन था और कैसे फॉर्मूले लगे उस पर। पहला क्वेश्चन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से था, इसके बारे में मैंने तुमको बता दिया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को बता दिया 3/2 kVT। तो मैंने आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया। इन दो फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यूट्यूब वाला क्वेश्चन बताया कि दो लिक्विड में कैसे इक्वल करते हैं, प्रेशर इक्वल करते हैं, P बराबर रो GH होता है, उससे इक्वेट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, इन्फिनाइट चार्ज है तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, लॉन्ग रेंज जो होता है वो P लॉन्ग ट्रांसमिशन में ये बता दिया मैं तुमको कि पावर कंजर्वेशन होगा। पावर कंजर्वेशन जब होगा, पावर कंजर्वेशन में क्या होगा, पावर कांस्टेंट करेंगे और वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट हमारा डिक्रीज हो, करंट डिक्रीज होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन होगा। अब हमारा 2 कंसेक्टिव लूप है तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलर लूप का फॉर्मूला है और हमें बाकी सारी वैल्यू दी हुई थी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन था। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था, ये ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 2 कंसेक्टिव लूप बात कर ली, अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। ये किस कौन चैप्टर क्वेश्चन था, ये हमारा फ्लूइड चैप्टर का क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन द स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा रिजिड बॉडी के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और हमारी सॉफ्ट बॉडी होती तो हमारा यंग स्ट्रेन ज्यादा होता, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाती, लो आ जाती। तो ये मैंने तुम्हें 2 केस बता दिए थे इसमें। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, एक कॉर्ड है। कॉर्ड में हमें हमसे क्या पूछा था कि हमसे एंगुलर एक्सप्रेशन पूछा था। तो मैंने तुम्हें कौन सा फॉर्मूला बताया, एक तो टॉर्क का क्वेश्चन बताया, टॉर्क का फॉर्मूला बताया I इंटू अल्फा। फिर मैंने उस क्वेश्चन में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया कि कैसे निकालोगे, और फिर एंगुलर एक्सप्रेशन बाद में निकाल दी। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है mr²/2 किसके लिए, सॉलिड डिस्क के लिए। अगर रिंग का पूछ लेगा तुमसे तो mr² होगा। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था, ये रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से, टॉप से 3 सवालों पे ही क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से 3 सवाल हो सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू I अल्फा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोल देगा और एंगुलर एक्सप्रेशन निकालने को बोल देगा। अब इन तीनों को चीज को ही आपस में रोटेट करेगा। 8वां कौन सा है, द 3 वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर में मैं तुम्हें 2 वेक्टर समझाया, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बहुत इजी है, इनके डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। 9th क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन करना है, इसका आंसर ये गलत दे रखा है, आंसर सही होगा 3.5 जूल। और 10th क्वेश्चन, FVT होता है जिसमें मास हमें कोई भी रिलेशन में जब निकालना होगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो हमें उनका फॉर्मूले का रिलेशन पता होना जरूरी है। इस तरह से हमारा क्या होगा, तभी हम आंसर का रिलेशन निकाल पाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू ma अगर हमें पता होगा तभी हम ये पता कर पाएंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। और क्या होता है, और फिर हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो उस चैप्टर के क्या करूंगा, थोड़े थोड़े फॉर्मूले और बता दूंगा। या तो फिर मैं बात करता हूँ, एक क्लास क्या करते हैं कि जैसे तुम्हें मैं काइनेमैटिक्स के स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, इन सब के ना मैं तुम्हें ना एक ना फॉर्मूला शीट बना दूंगा। तो मैं क्लास में फॉर्मूला शीट लेकर आऊंगा, उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास होंगे वो इस क्लास में मैं तुम्हें वो करा दूंगा। उसमें उस क्लास में क्वेश्चन नहीं करेंगे, उस क्लास में क्या करेंगे, उस क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे और फॉर्मूला कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से पढ़ना, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ऐसे हैं, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास is wound around the rim of flywheel of mass 15 kg.
एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। पहले तो जो भी रेडियस तुम्हें सेंटीमीटर में दिया करे ना, उसको तुरंत ही बदल लिया करो, बोल दिया करो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, 0.1 मीटर। ठीक है। A steady force 50 न्यूटन, 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड। हम एक चीज घुमा रहे हैं रिम पे, और हमारा कौन सा बोला गया, कौन सी बॉडी है, द फ्लाई व्हील इज, व्हील है ना एक तरह से, ठीक है, इज माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेल विच फ्रिक्शन लेग बेयरिंग। देखो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, फिर उसके बाद तुम इसको क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं तुमको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक फॉर्मूला है इसका, अब वो बाकी चीज तुम्हें अभी खुद निकालनी है, फिर मैं बताऊंगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क हमारा टॉर्क है, और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इस फॉर्मूले को लगाओ और देखो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच हमें किस तरह करना है। तुम्हें 5-10 सेकंड दे रहा हूं, तुम खुद करके देखो एक बार। चलो करके देखा, करके देखा। चलो मैं तुम्हें अब ये बताता हूं कि टॉर्क कैसे निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में भी देखो तुम्हारे 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टॉर्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, टॉर्क निकालना है हम लोगों को, F इंटू आर से निकाल सकते हो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, किसी भी चीज में हम फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स, जहां से फोर्स लगा रहे हो, जहां से टॉर्क लग रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, तो वो घूम रही है, और जो हम वहां से जो हम रोप ले रहे हैं, चीज से घुमा रहे हैं, कितनी लेंथ है वो हो जाएगी। तो एफ हमें दे रखा है मेरे ख्याल से, एफ हमें कितना दिया हुआ है, एफ हमें दिया हुआ 15 न्यूटन, और रेडियस हमें दिया हुआ 0.1, और हमें जो ये दे रखा है, मास दे रखा है, वो हमें दे रखा है 15 ग्राम। वो 15 ग्राम कितना दिया हुआ है, एक सेकंड रुकना, हमें मास दे रखा है 15 ग्राम, और फोर्स भी दे रखा है 15। तो हमारा फोर्स कितना हो गया, 15 न्यूटन। फोर्स कितना दिया हुआ है हमें, 15 न्यूटन। रेडियस कितने दिया हुआ है हमें, 0.1 मीटर, और हमारा मास जो है हमारे पास वो 15 ग्राम, 15 किलोग्राम। किलोग्राम। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमने फोर्स हमें 15 दिया हुआ है, आर हमें पता है 0.1 है, तो हमारा कितना आ गया, 1.5 आ गया टॉर्क न्यूटन मीटर। ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हमें आई निकालना है, नहीं हमें अल्फा निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन में आई। ठीक है बच्चा, आई कितना। अब हमें यहां पे समझना पड़ेगा, जब भी हमें क्वेश्चन में फ्लाई व्हील दिया होगा तो हम उसको एज ए सॉलिड डिस्क मान के चलेंगे, रिंग मान के नहीं चलेंगे, सॉलिड डिस्क मान के चलेंगे। पूछोगे क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हम टेंजेंशियली लगा रहे हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा। और सॉलिड डिस्क का जो फॉर्मूला होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो mr²/2 होता है। अगर तुम रिंग का लगा दोगे, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है। समझ रहे हो बच्चों, देखो तो ध्यान दो, सो मत जाना। दो फॉर्मूले बताए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr²/2 किसके लिए, सॉलिड डिस्क के लिए। ये किसके लिए फॉर्मूला, सॉलिड डिस्क के लिए। और ये किसके लिए बताया तुम्हें मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के लिए। ये फॉर्मूला इन मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे इन दो फॉर्मूलों पे आएंगे, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आएंगे मोस्टली जगह यही रिपीट होगा। और कहीं पे भी अगर तुम्हें सेंटर से पूछ लो तो mr² ऐड कर देना, क्योंकि रेडियस r हुई है, तो ये तुम्हें आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा, किसी क्वेश्चन में आएगा तो। क्योंकि
मोस्टली क्वेश्चन इसी से आएंगे। हो तो सेंटर से पूछ लेगा तो डिस्टेंस जितना होता है वो आर होता है हमारा, तो एम आर स्क्वायर हम टेंजेंशियली वाले में ऐड कर देते हैं, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है उसके बेसिस पे। तो अब हमें इस क्वेश्चन में एम भी पता है, आर भी पता है। एम कितना है हमारे पास 15 किलोग्राम, आर कितना है 0.1 इंटू 0.1 अपॉन में 2, तो ये 7.5 अपॉन में 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो दोनों, तो क्या हो जाएगा 0.075, 0.075 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लगा के कर दो, अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया, टॉर्क अपॉन में आई। टॉर्क कितना है हमारा 1.5, ये कितना है हमारा 0.075। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इससे आंसर आ जाएगा। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, एक हमारे पास नेग्लिजिबल मास है इज वोन्ड अराउंड द रिम ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास 15, रेडियस 10 सेंटीमीटर, स्टेडी फोर्स अप्लाइड on the cord, the flywheel is mounted on the horizontal axle with frictionless bearing, the angular acceleration of the wheel is, angular acceleration बोला है हमारे व्हील का कितना होगा। angular acceleration के लिए फॉर्मूला याद रखो, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन किसका निकालना है, फ्लाई व्हील का क्या है, तो मैंने क्या बताया सॉलिड डिस्क लेंगे, एम आर स्क्वायर बाय 2 लेंगे। एम आर स्क्वायर बाय 2 से तुम्हारा क्या आएगा, क्या आएगा तुम्हारा बताओ, तुम्हारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम आर स्क्वायर बाय 2 से। और टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क कैसे निकालोगे, एफ इंटू आर। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आ जाएगा उससे तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन को हमने इसी तरह से, ये देखो टॉर्क निकाल दिया हम लोगों ने। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा 0.75 ऊपर 100 आया, इसका आंसर 2 रेडियन पर सेकंड करके आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आंसर आएगा इसका।